क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने एबट लैबोरेटरी लिमिटेड में 2010 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आपको हर साल ये कंपनी कितना रिटर्न देती, कितना बोनस देती, कितना आपका आज के दिन टोटल कैपिटल गेन होता, कितना आपका टोटल एनुअलाइज रिटर्न होता, टोटल डिविडेंड कितना बन जाता, टोटल आपका टैक्स कितना करता और आपका डॉलर में कितना रिटर्न होता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं जी। तो एबट लैबोरेटरी की हम केस स्टडी शुरू करते हैं जिसमें हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे 2010 में जनवरी के महीने में। उस वक्त इसकी प्राइस होती है 108 रुपये। शेयर हमें मिलते हैं 926। और फिर हम देखेंगे कि हर साल ये कंपनी हमें क्या कुछ देती है और लास्ट में हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। शुरू करते हैं 2010 से। 2010 में ये कंपनी हमें 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है 2700 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2011 में ये कंपनी हमें 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है 2700 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2012 में ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है 3700 रुपया और 2700 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2013 में ये कंपनी हमें 4 रुपये और 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है 3700 रुपया और 2700 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2014 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 3700 रुपया और 2700 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2015 की बात करें तो इसमें हमें 4.8 रुपीज़ और 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है जिसकी वैल्यू बनती है 4400 और 9200, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2016 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 18,000 रुपया और 9,200, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2017 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 डिविडेंड मिलते हैं, 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 27,000 रुपया और 9,200, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2018 में भी ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 27,000 रुपया और 9,200, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2019 में ये कंपनी हमें 1 डिविडेंड देती है, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 9,200, जो कि हम डिविडेंड की मद में ग्रास जो डिविडेंड है वो ले लेते हैं। 2020 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, 7.5 रुपये का और 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 13,000 रुपया और 6,900, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2021 में भी ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, 25 रुपये और 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 23,000 रुपया और 18,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2000 आगे चलते हैं 22 में। तो 22 में ये कंपनी हमें 20 रुपये और 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू 18,000 रुपया और 13,000 रुपया बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2023 और 2024 में ये कंपनी हमें ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है। 2025 में ये कंपनी हमें 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है 9,200, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि 2010 में हमने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और हर साल इस कंपनी ने हमें कितना डिविडेंड दिया है। कोई बोनस नहीं हमें मिला, सिर्फ डिविडेंड ही मिले हैं। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो 2010 से लेकर 13 मार्च 2026 तक रिटर्न समरी की बात करते हैं। तो शेयर है हमारे पास 926 हो गए। प्राइस है इसकी 13 मार्च वाले दिन 852 और इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 7,99,000 रुपया। और हमारी जो कास्ट है ये वो 1 लाख रुपए की आई है क्योंकि हमने 2010 में 1 लाख रुपए सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है। तो आज के दिन अगर हम इसको सेल आउट करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो 6,99,000 रुपये का आएगा। तो डिविडेंड की मद में हमने आज तक 2,54,000 रुपया रिसीव कर लिया है। तो टोटल गेन हमारे पास बना 9,43,000 रुपये का, डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट। तो हमारा एनुअलाइज रिटर्न कितना बना 20.10%, जो कि जिसकी मदद से हम सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जी टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 2,54,000 रुपये का, इस पर हमने 15% टैक्स भी देना है जो कि 38,000 रुपये बनेगा और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 2,15,000 रुपये की। तो कैपिटल गेन की मद में हमने तकरीबन 6,99,000 रुपया ग्रॉस में ले लिया। इस पर हमारा टैक्स भी कटा है। तो टैक्स कटने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो 5,85,000 रुपया बनती है।
तो टोटल हमारा ग्रास में आ गया 9,43,000 रुपया, 1,41,000 रुपया हमने टैक्स दिया 15% के हिसाब से, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी तकरीबन 8 लाख रुपया नेट में जो प्रॉफिट होगा। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपका जो NCCPL, CDC और ब्रोकर का जो कमीशन है वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, और कोई भी थोड़ा बहुत टैक्स हो वो ऐड नहीं किया। और डिविडेंड के मद में जो 15% टैक्स है ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है, FBR की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। और कैपिटल गेन की मद में भी जो टैक्स है ये कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को कब बाय किया और उस साल FBR की क्या पॉलिसी थी। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं, अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो बात होगी जी पाकिस्तानी रुपीज़ में कितना रिटर्न बना। अभी हम बात करेंगे कि डॉलर में हमारा कितना रिटर्न बना। शेयर हमारे पास आ गए 926, प्राइस है इसकी 852, 13 मार्च 2026 वाले दिन। डॉलर में इसकी वैल्यू बन रही है $2,825। कास्ट हमारी यही है जी $1,184 की, क्योंकि हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है जनवरी 2010 के महीने में, और उस वक़्त डॉलर की प्राइस के हिसाब से इसकी वैल्यू बनती है $1,184। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डॉलर टर्म में हमारा बनता है $1,641। तो डिविडेंड हमारा आ गया $1,971, क्योंकि हमने हर साल जो भी पाकिस्तानी रुपीज़ में डिविडेंड लिया उस साल और उस डेट को हमने इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, और फिर हमने टोटल डिविडेंड को जमा कर लिया डॉलर टर्म में। तो ये $1,971 हमारे पास बनते हैं डिविडेंड की टर्म में। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया जी $3,612 का। तो ये गेन आ गया जी हमारे पास $3,612 का। एनुअलाइज रिटर्न XIRR कितना बना हमारा 13%। ठीक है जी। तो ये हो गया डॉलर में हमारा रिटर्न, ये हो गया PKR में हमारा रिटर्न, और ये हो गया हमारा टैक्स कितना हमारा कटेगा। तो केस स्टडी करने का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि हमें पास में पता चल सके कि अगर हम इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो हमें आज के दिन कितना रिटर्न मिलता, और अगर हम इसी को फ्यूचर में कॉपी पेस्ट कर दें और इसकी प्राइस की मूवमेंट सेम ही रहे फ्यूचर में भी, और इसका पे आउट भी सेम टाइप के ही रहे, तो फ्यूचर में भी हमें अगले 15 से 20 सालों में इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। अगर इसके पे आउट अच्छे होते हैं तो रिटर्न अच्छा होगा, अगर इसकी प्राइस की मूवमेंट अच्छी होती है तो हमें कैपिटल गेन ज़्यादा मिलेगा और हमारा टोटल गेन ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर प्राइस की जो गेन है वो कम होती है, पे आउट इसके अच्छे नहीं होते फ्यूचर में, तो ऑफ कोर्स हमारा जो रिटर्न है फ्यूचर में वो अच्छा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें दो ही चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, एक पे आउट पे और दूसरी प्राइस की मूवमेंट पे। अगर इसकी प्राइस ज़्यादा मूव करेगी, ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करेगी तो हमारा रिटर्न बढ़ जाएगा, अगर प्राइस की मूवमेंट अच्छी नहीं होती तो हमारा रिटर्न कम हो जाएगा। लेकिन हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये चीज़ें स्टॉक मार्केट में चलती हैं। तो अगर हम कहते हैं कि सपोज अगले 15 सालों में भी इसके पे आउट सेम टाइप के ही रहते हैं और इसकी प्राइस की मूवमेंट भी सेम टाइप की ही रहती है, यानी इसके फंडामेंटल चेंज नहीं होते, इसकी पॉलिसी चेंज नहीं होती पे आउट के मतलब, तो इससे मिलता जुलता ही रिटर्न हमें अगले 15 सालों में या 20 सालों में मिलेगा। ठीक है जी। तो इससे हमें ये पता चला कि आज अगर हम इसमें 1 लाख रुपया लगाते हैं और फ्यूचर में हमें इससे मिलता जुलता ही रिटर्न मिलता है और हमारी प्राइस भी मिलती जुलती ही गेन होती है, तो हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। तो इस तरह आप इस शेयर को किसी दूसरे शेयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं और अपना एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी जी केस स्टडी एबट लैबोरेटरी की। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। किसी और शेयर के मतलब आपने केस स्टडी करवानी हो तो ज़रूर बताएं।